हेलो दोस्तों। आज हम प्रियम्बल को देखेंगे। बहुत ब्रीफ में देखेंगे, बहुत कम टाइम में देखेंगे। तो प्रियम्बल का महत्व कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए 400-500 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो आप कैसे जानेंगे? तो उसका सबसे आसान रास्ता है कि उस देश के प्रियम्बल को पढ़ लीजिए। प्रियम्बल जो होता है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी होता है। उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या मिलेगा वो प्रियम्बल में लिखा होता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल का प्रोविज़न शुरू करा। यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, उसके बाद से उनका कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और सेम रास्ता हमने भी फॉलो करा। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से शुरू होता है और उसके बाद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रियम्बल के बारे में। अब चलिए इसके प्रोविजंस देखते हैं, प्रियम्बल के बारे में देखते हैं। तो ये जो है वो टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल है कि प्रियम्बल है क्या, जिसे हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि देश को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं और देश के सभी लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं। इस प्रियम्बल को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था वो नवंबर 1949 में अडॉप्ट करा था। जबकि इसे इम्प्लीमेंट कब करा गया था? 26 जनवरी 1950 में। यानी 26 नवंबर 1949 में इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था। और इसे भारत में इम्प्लीमेंट कब करा गया? 26 जनवरी 1950 में। तो अब इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ देखते हैं कि क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या क्या है प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल जो है वो पहला क्या बताता है कि अथॉरिटी बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया है वो भारत के लोगों ने बनाया है। जैसे आपने देखा कि प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है, बनाया है और वही इसके सोर्स हैं। दूसरा, ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी इंडिया जो है वो किस टाइप का है उसे बताता है। तो इंडिया जो है वो एक सोवरन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तीसरा, इसमें ऑब्जेक्टिव बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव आखिर क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ये है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी दिलाना। लास्ट में इसमें बताया गया कि इसे कब एडॉप्ट करा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। तो ये था 26 नवंबर 1949। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद से इसमें आता है कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो प्रियम्बल में यूज करे गए हैं। तो इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है हम एक एक करके वो देखेंगे। तो इसमें जो पहला कीवर्ड्स यूज करा गया है वो है सोवरन। तो सोवरन का मतलब क्या होता है? सोवरन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। यानी किसी भी देश में सबसे सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, सबसे सुप्रीम कौन है, या कौन जो है वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है। जैसे इंडिया में जो सबसे सुप्रीम है या सोवरन अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट, असेंबली कुछ भी हो, सबसे ऊपर जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। सोवरन का एक मतलब और भी होता है कि कोई भी देश जो है वो सोवरन है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी देश अपना डिसीजन खुद लेगा, वो किसी देश से इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेगा, किसी देश के प्रेशर करने पे नहीं लेगा। तो यह है सोवरन का मतलब। इसका जो दूसरा कीवर्ड है वो है सोशलिस्ट। तो यहाँ पे सोशलिस्ट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का मतलब ये हुआ कि अपने कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि अपने कंट्री में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलके देश के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो मार्क्स के सोशलिज्म से भी अलग था। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है कि ये जो है ये बनाया गया जो वो गांधी और मार्क्स दोनों का मिक्स करके बनाया गया। और ये देखा जाता है कि गांधी का जो सोशलिज्म वाला था वो उसकी तरफ झुकाव है। गांधी के जो वैल्यूज है उसकी तरफ हम झुकाव देखते हैं इसका इंडिया का। इसमें जो तीसरा कीवर्ड यूज करा गया है वो है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब यह होता है कि इंडिया के लिए सभी रिलीजन जो है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कोई भी है, सब एक है। और जो स्टेट है वो किसी एक
रिलीजन के प्रति बायस नहीं दिखाएगा, पक्षपात नहीं दिखाएगा, और वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। डेमोक्रेटिक का मतलब यह होता है कि जो देश का जो लेजिस्लेटिव होगी या देश में जो है वो एक डेमोक्रेटिक कल्चर या डेमोक्रेसी के बल पर या डेमोक्रेसी से ही देश की गवर्नमेंट चुनी जाएगी या देश की गवर्नमेंट बनाई जाएगी। जो इंडिया में हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करा है, और हम तो यह है डेमोक्रेसी का। इसके बाद से जो अगला वर्ड है वो है रिपब्लिक। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है कोई सी भी, वो दो टाइप की हो सकती है, एक होती है मोनार्क, एक होती है रिपब्लिक। तो मोनार्क जो है वो हमने देखा ब्रिटेन में, जैसे कि ब्रिटेन में अभी हाल ही में रिसेंटली वहाँ की जो क्वीन थी उनकी डेथ हो गई। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो जो होता है वो हाईआर्कल होता है, जबकि इंडिया में क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, कि हेड ऑफ द स्टेट कोई भी बन सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो ये होता है रिपब्लिक का मतलब। तो हमने जो हेड ऑफ द स्टेट फॉलो करा है वो इलेक्टेड है अपना, यानी उस पोस्ट पे कोई भी जा सकता है, कोई भी बन सकता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई भी हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता। इसके बाद से यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया है, जो कीवर्ड है वो है जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जस्टिस जो वर्ड यूज करा गया है वो तीन सेंस में यूज करा गया है। एक तो सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिक जस्टिस, और एक है पॉलिटिकल जस्टिस। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिया में किसी भी इंसान के साथ उसके रिलीजन, उसके कास्ट, इन सब के बेस पे उससे भेदभाव नहीं करा जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस होता है। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि इकोनॉमिक बेसिस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना करना, कि अमीर गरीब उस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे वो प्रेसिडेंट का पोस्ट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एमपी एमएलए बनना हो, तो उससे बनने के लिए सबको इक्वली राइट्स दिए जाएंगे, यानी सबको इक्वल अधिकार है कि कोई भी चाहे वो भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी आपको खास ग्रुप का, किसी खास कास्ट का होना जरूरी है। तो ये है पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब। अगला जो कीवर्ड यूज करा गया है प्रियम्बल में वो है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यानी कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी और एक इंडिविजुअल को खुद को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यहाँ पे जो अगला कीवर्ड यूज करा गया है वो है इक्वलिटी। यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रों में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी लोग इक्वल हैं, भारत के सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, कोई भी पोस्ट होल्ड करता हो, चाहे वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो। तो इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना सभी को एक नज़र से देखता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी इक्वल हैं। यहाँ पे जो अगला प्रोविजन यूज करा गया है वो फ्रेटर्निटी यूज करा गया है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, आपस में भाईचारा या प्रेम बढ़ाना। तो इंडियन प्रियम्बल में ये भी यूज करा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा कि एक जो एम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भाईचारा को बढ़ाना है, आपसी प्यार को बढ़ाना है लोगों के बीच। तो जो ये है फ्रेटर्निटी का मतलब। अब फ्रेटर्निटी का हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन जो रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये थे कुछ कीवर्ड्स जो कि अपने प्रियम्बल में यूज करे गए हैं और इससे जानना जरूरी था, तो हमने इससे ब्रीफ में देखा। उसके बाद से हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। कोई भी पूछ सकता है कि आखिर प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस कुछ ऐसे समझते हैं कि पहला, कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है, तो आप प्रियम्बल देख के मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देश किस टाइप का है, इस देश के क्या क्या प्रोविज़न है, इस देश का एम क्या है, या ये देश किस लक्ष्य कदम पे चल रहा है। तो पहला तो ये हो गया सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बताया था कि अगर कोई भी लॉ बनाते वक्त कोई लेजिस्लेटिव लॉ बना रही है या कोई भी डिसीजन जुडिशरी ले रही है, तो वो कोई सा भी अपना डिसीजन अगर कन्फ्यूजन है तो वो प्रियम्बल का हेल्प ले सकती है। प्रियम्बल में समझ सकती है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनका क्या एम था, लॉन्ग टर्म विजन था बनाने का, और इसकी हेल्प से कोई सा भी डिसीजन या कोई सा भी वर्डिक्ट लिया जा सकता है या कोई सा भी कानून बनाया जा सकता है, तो इसमें भी हेल्प करता है।
तो ये है सिग्निफिकेंस प्रियम्बल का। उसके बाद से हम देखते हैं कि प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि बेरू बारू यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। एक प्रियम्बल जो था वो काफ़ी बाद में बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद से प्रियम्बल बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा अर्लियर डिसीजन था हम उससे नहीं मानते हैं और अब से जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये था प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। बाकी अगला हम देखते हैं कि अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, कि क्या प्रियम्बल को अमेंड करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता। तो इसमें एक डिबेट होती है कि क्योंकि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इस वजह से जो प्रियम्बल को अमेंड नहीं करा जा सकता आर्टिकल 368 के अंडर में। आर्टिकल जो 368 है वो अमेंडेबिलिटी से रिलेटेड है। अमेंडमेंट अगर करना हो तो 368 का यूज करा जाता है। तो अर्लियर ये डिबेट उठा था। उसके बाद से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती 1973 में अपना एक वर्डिक्ट दिया कि क्योंकि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए प्रियम्बल को भी अमेंड करा जा सकता है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे अमेंड नहीं करा जा सकता। यानी प्रियम्बल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं उसे अमेंड नहीं कर सकती लेजिस्लेटिव, उसे चेंज नहीं कर सकती। बाकी उसे छोड़ के प्रियम्बल को अमेंड करा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। तो ये हमने देखा प्रियम्बल के बारे में। और प्रियम्बल के बारे में एक चीज़ और, इसे एक बार केवल अमेंड करा गया है जो कि था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। यहाँ पे सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड जोड़े गए थे या ऐड करे गए थे, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 1972 में ही अपने देश में ये आया। सोशलिस्ट शुरू से ही था कंट्री, सेक्युलर शुरू से ही था। तो ये हमने देखा ब्रीफ में इंडियन प्रियम्बल के बारे में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 4 है। थैंक यू।